स्कूल में या आईटीआई जैसी जगह पर बच्चा चला जाता है, लेकिन कई बारी टीचर अवेलेबल नहीं है, कई बारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कोई कंप्लेंट करने का ज़रिया है? फ़िल्म में, स्पोर्ट्स में, एस्ट्रोनॉमी में वो टैलेंट निकल के आएँगे, जो कि एक्चुअली नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी और या बैकग्राउंड से आएँगे। अगर किसी ने पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाना हो, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? और क्या बेटियाँ स्कॉलरशिप जैसे और क्या प्रोग्राम्स आप रन करते हैं? एक प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं जिसका नाम है बोलो इंग्लिश। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, बेटियाँ बोलो इंग्लिश? एक मेजर प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका नाम है जीविका, जीविका कैंपेन। जीविका कैंपेन फ़ोकस्ड है स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर में। मैं अपने ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी संस्था को फंड कर सकते हो, अगर आप कॉर्पोरेट हो, आप सीएसआर एक्टिविटी करते हो और आप सीसीएस को फंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। ये वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश के बच्चे दोनों ग्रो करते हैं। डॉक्टर अमित, ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। मेजर मेजरली हमारे देशवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान से फुर्सत नहीं मिलती है। एजुकेशन तो लग्ज़री है उनके लिए। आप कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा-सा वन्स अगेन चेंज करूँगा। रोटी, कपड़ा, मकान पे हमारा अभी तक में बहुत ज़्यादा फ़ोकस हुआ करता था। अब अगर आप डेमोग्राफिक चेंज देखेंगे और लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं, तो अब लोगों के नीड रोटी, कपड़ा, मकान से ऊपर उठ रहे हैं और इसीलिए हेल्थ एंड एजुकेशन सिंपल इंडिकेटर आज के टाइम पे 50% जनता अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ऑटो रिक्शा वाले का एग्जाम्पल दिया, उसका क्या मतलब हुआ कि रोटी, कपड़ा, मकान के नीड से अब हम निकल रहे हैं। पहले केवल हम उसी में ज़िंदगी भर फँसे रह जाते थे। अब थोड़ा वो उस लेवल को पार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए दैट गिव्स मी होप। मैंने बोला ना कि टाइम इज़ कमिंग राइट। तो अब वो सारे ग्रह नक्षत्र अलाइन कर रहे हैं, जबकि एक मेजर सिस्टमिक रिफॉर्म एजुकेशन में लाया जा सकता है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है मगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उन्हीं को ध्यान में रखे तो ये जो फंड स्टूडेंट नॉट स्कूल वाला आइडिया मैंने दिया, उन सबको सरकार को सरकार की ज़िम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन आज के टाइम में हमारा फंडामेंटल राइट है बच्चों का। तो हर वो बच्चा जो कि क्वालिटी एजुकेशन चाहता है और उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है केवल फाइनेंशियल रीज़न से, उन सब बच्चों को सरकार को डायरेक्टली फंड करना चाहिए, ताकि वो भी अपने चॉइस के स्कूल में जाके अपने मनपसंद शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर, स्कूल में या आईटीआई जैसी जगह पर बच्चा चला जाता है, लेकिन कई बारी टीचर अवेलेबल नहीं है, कई बारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कोई कंप्लेंट करने का ज़रिया है? बिल्कुल है, हर स्कूल में होता है और स्कूल के आउटसाइड भी होता है। हर ब्लॉक में, विलेज में एक विलेज एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अब तो ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ग्रीवेंस है, एससीपीसीआर नाम की एक बॉडी होती है, स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वो मैंडेटेड है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मॉनिटर, एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो शिक्षा का कोई ऐसी सुविधा है जिससे बच्चे वंचित रह जा रहे हैं, प्लस उसके अलावा कि बच्चों का राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, उनका अधिकार कहीं से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, तो डायरेक्टली उनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और ये एक स्टेचुरी बॉडी होती है। तो एससीपीसीआर हर स्टेट में होती है, एनसीपीसीआर नेशनल लेवल पे होता है। इंडिया कब तक एक्सेसिबल एजुकेशन अचीव कर सकता है? एजुकेशन की का अब तक प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा पॉलिसी मेकिंग और एकेडमिक्स में 2 में कैटेगराइज़ कर देते हैं। एक पहला होता है एक्सेस का प्रॉब्लम, दूसरा होता है क्वालिटी का प्रॉब्लम। तो वन्स अगेन हम उस टाइमलाइन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जहां पे लगभग एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी एक क्वालिटी। टाइम था
जबकि हमारा टोटल जो एजुकेशन जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए उस एज ग्रुप के 50%, 60%, 70% ही स्कूल एनरोलमेंट होता था। आज के टाइम में वो रफली 97-98% पहुंच चुका है, विच मीन्स ऑलमोस्ट हमने एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है। ग्रेट। अब किस पे फोकस करना है? क्वालिटी। क्वालिटी। हालांकि मेरा मानना है कि यही एक शायद हमसे पॉलिसी मेकर से लोगों से ये गलती भी हुई कि गलती इसी तरीके से हुई कि प्रायोरिटी में एक्सेस को अलग कर दो, क्वालिटी को अलग कर दो। इनको एक्चुअली दोनों में को साथ ही साथ फ्लो करना चाहिए। जहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं, मेक श्योर कि इट हैज आल्सो गुड क्वालिटी, तभी बच्चे आ रहे हैं तो वो रिटेन करेंगे। आप कहोगे कि अच्छा पहले स्कूल बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि टीचर कैसे डिप्लॉय करें, फिर कंप्यूटर कैसे करें, फिर फैसिलिटी कैसे करें, फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे करें। तो जब तक आप वो फाइनल पे पहुंचोगे पता चलेगा बच्चा आया, एक जनरेशन लॉस्ट हो गया। और दैट्स द रीजन कि हमारे यहाँ पे आज के टाइम में जो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है वो ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम है। ड्रॉप आउट ग्रेड 6, ग्रेड 8 पे आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि अगर 100 बच्चे ग्रेड 1 लेवल पे एनरोल होते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक केवल उसमें से 25% पहुंचते हैं। 75% इससे 1 से लेके 12वीं तक में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग आप क्या देखते हो? क्या होना चाहिए? आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टेक ओवर कर चुका है हर जगह पर। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि जिनके पास अफ़ोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ लैपटॉप, कहाँ मोबाइल, कहाँ इंटरनेट चलाएँगे? नहीं तो एआई तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो क्या इन चीज़ों का भी कुछ हिस्सा या कुछ एक्सेसिबिलिटी ऐप का या मोबाइल का या टैब का मिल रहा है बच्चों को? स्कूलों गवर्नमेंट इसमें भी कोई काम कर रही है? गवर्नमेंट अपने क्षमता, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रही है। तो केवल क्रिटिसिज्म करने से बात नहीं बनती है, सॉल्यूशन ढूंढना होता है। कुछ सॉल्यूशन हम सबको एज ए सिटीजन करना होगा, कुछ सॉल्यूशन सोसाइटी को करना होगा, कुछ सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से आएगा और कुछ सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ में से आएगा। एक चीज तो वंस अगेन मैं बार बार चैलेंज करूंगा, बहुत लोग सोच लेते हैं क्वालिटी का मतलब है अफोर्डेबिलिटी, और अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकता। मिथ है। चीजों को जानने समझने के लिए आपको बहुत आसान और नॉट सो एक्सपेंसिव तरीका भी है समझने का। और इनफैक्ट आप हर चीज देखोगे, कोई भी नया नॉलेज, लेट्स से आज के टाइम पे स्कूलों में पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ाते हैं, जिसके लिए बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, क्वालिफाइड टीचर होता है, वो पर्टिकुलर कॉस्ट लेता है। बट पाइथागोरस ही हिमसेल्फ, जब उसने वो थ्योरी इजाद की, उसको किस हाई क्वालिटी स्कूल में बताया गया था? किसी में नहीं। खुद से वो उसने सोचा, समझा, एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट किया एंड डिस्कवर्ड की ऐसी चीजें होती हैं। उस तरीके से नॉलेज हमेशा सोसाइटी में, हर सोसाइटी में वो फ्रीली अवेलेबल होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि भाई आपको वो नॉलेज चाहिए, लेकिन वो नॉलेज जब आप भी रियल एक्सपेरिमेंट करके जब तक आपको पता चलेगा, मेरे पास वो ऑलरेडी आ चुका है, मेरे को पता है, तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं और उसके बदले में कॉस्ट ले रहा हूं। ठीक है, वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले रहे हैं। जिसको जो चीज पता है, मेरे को कुछ पता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कॉस्ट ले रहा हूं। आपको कुछ चीजों में आपकी एक्सपर्टीज है, मैं आपसे वो सर्विस लूंगा तो आपका वो कॉस्ट होगा। तो ये तो अच्छा, बहुत थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल बात आ गई। अब रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में यस, एजुकेशन आप चाहो न चाहो, अभी तक था ना कि पॉलिसी डिजाइन सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है। एजुकेशन सिस्टम आप चाहो न चाहो, सरकार चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे, इट इज गोइंग टू गो थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके और मेरे आंख के सामने होगा, अगले 5 से 10 साल के अंदर होगा। 3 की ड्राइवर होंगे इस चेंज के जो होते हैं। एक तो होता है पॉलिसी की, गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉलिसी प्रायोरिटी में क्या कर रहे हैं, तो वो कुछ अचीव करते हैं, लेकिन वो केवल एक रिस्ट्रिक्शन है, उसके बियॉन्ड में भी होते हैं। दूसरा होता है मार्केट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कैसे चीजों को इजिली पहुंचे।
एंड थर्ड इज द टेक्नोलॉजी, जिसमें आप एआई वगैरह की बात कर रहे हैं. So AI वगैरह is going to be game changer specifically in knowledge space, जिसमें कि आज तक मैं कहूँगा कि जितने 5,000 10,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता में जितना नॉलेज एक्वायर हमने किया है एज अ सोसाइटी एज अ होल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई very quickly in next 5-10 years because of all of these technology. और उसमें एडुकेशन भी बहुत तेजी से चेंज होगा और बहुत सारा ये जो मेन स्ट्रीम एडुकेशन वगैरह के बैरियर्स भी टूटेंगे, टूटने पड़ेंगे. और आपने बीच में एक एग्जांपल दिया ना एकलव्य का, इनफैक्ट ढेर सारे अब एकलव्य निकल के आएंगे. क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जो मैंने नॉलेज का बोला, नॉलेज सबको चाहिए. अब सिस्टम ने डिजाइन कर दिया नॉलेज चाहिए तो आपको इस स्कूल में आना होगा. स्कूल में आओगे, हर साल पढ़ोगे, 10-15 साल पढ़ोगे, फिर हम एग्जाम करेंगे, फिर सर्टिफाई करेंगे कि आपके पास वो नॉलेज आया कि नहीं आया. तो हमने क्या किया कि नॉलेज को स्कूलों में बंद करके रख दिया. स्कूल के बाहर अगर आप हो, कहीं और से नॉलेज ले रहे हो, हम उसको मानते ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है. कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करो, वो बोलेगा सर्टिफिकेट कहाँ है, सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं. तो वो हो गए वो सारे एकलव्य. वो सारे एकलव्य के लिए बहुत इजी, अफोर्डेबल solution to understand the entire world and ask all the good questions and get fabulous answer, जो कि शायद आपके स्कूल का टीचर नहीं दे सकता है. You will have access to the best of the teachers और उस तरीके से बहुत तेजी से ये ट्रांसफॉर्म होगा, जो कि एक्चुअली वो सारे एकलव्य जो कि अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे. तो आप देखोगे कि अगले 10-20 साल में ना, फिल्म में, स्पोर्ट्स में, एस्ट्रोनॉमी में वो टैलेंट निकल के आएंगे जो कि एक्चुअली नॉन अफोर्डेबल कम्युनिटी और या बैकग्राउंड से आएंगे. ऑसम, ये एक बहुत पॉजिटिव और आपने हिम्मत जगाने वाला इंसाइट दिया है सर. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. सर, अब आते हैं करियर इन पब्लिक पॉलिसी के ऊपर. अगर किसी ने पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाना हो तो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? एक तो पब्लिक पॉलिसी का फील्ड है वो बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है. तो आप एमए इकोनॉमिक्स करके भी पब्लिक पॉलिसी का रोल प्ले कर सकते हैं. जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम कर रहे हैं, चाहे उसकी उन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की हो या नहीं की हो. जो फिलॉसफी में पढ़े हैं, साइकोलॉजी में पढ़े हैं, सोशियोलॉजी पढ़े हैं, वो सब भी पब्लिक पॉलिसी के डिजाइन में कंट्रीब्यूट करते ही हैं. इंडिया में एज ए स्पेसिफिक सेगमेंट और सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी की अभी तक कोई पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब वो भी शुरू हो गया है. तो अब आईआईएम में, इवन दिल्ली आईआईटी में पब्लिक पॉलिसी के कोर्स हैं. अभी आईएसबी में, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पब्लिक पॉलिसी का कोर्स है. बहुत सारे संस्थानों ने पब्लिक पॉलिसी का डेडिकेटेड कोर्स शुरू कर दिया है. इनफैक्ट यहाँ बगल में ही हौज-खास में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, जो कि एक डेडिकेटेड स्कूल ही बन गया है केवल पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करने के लिए. यहाँ से स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर सकते हैं. बट वंस अगेन इट्स अ मल्टी डायमेंशन, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. तो आपने बहुत ही डीपली केवल पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करके स्पेशलाइजेशन किया है तो भी इस फील्ड में आप आ सकते हैं, और नहीं भी किया है तो दैट इज नॉट अ मेजर रेस्ट्रिक्शन. इसके लिए कोई पब्लिक पॉलिसी में अगर किसी को आना है पढ़ाई करने के लिए तो कोई बेसिक एलिजिबिलिटी भी चाहिए कि 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए? द मेजॉरिटी ऑफ जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज मास्टर्स में, वो यूजुअली एमए इन पब्लिक पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस होता है, तो बैचलर लेवल की बात करते हैं. मगर कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं. तो कुछ कोर्सेज हैं जो ग्रेड 12 के बाद कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं. तो मल्टीपल ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल हैं. मैं सजेस्ट करूंगा यूजुअली मास्टर्स लेवल की डिग्री करने के लिए. क्यों? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी थोड़ा डीपर डिस्कशन करने के का काम है.
तो यूजुअली अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और साल 2 साल की पढ़ाई भी कर ली है, उसके बाद आप आके वो कोर्स करेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आएगा। तो ये कोर्सेज़ एफ़िलिएटेड हैं, रिकॉग्नाइज़्ड हैं? जैसे बताया आईआईटी में है, आईआईएम में चल रहे हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज़ हैं जो एफ़िलिएटेड हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो एफ़िलिएटेड नहीं हैं, लेकिन मैंने बोला था ना 3 चीज़ें, 3 की फैक्टर काम करते हैं। पब्लिक पॉलिसी मतलब एफ़िलिएशन गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रहा है, सेकंड इज़ मार्केट एंड थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी। तो मार्केट, तो ऐसे भी संस्था हैं जो एफ़िलिएटेड नहीं हैं, कोर्स अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि मार्केट में किस टाइप के पब्लिक प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्री अलाइन्ड प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसे बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं और उनका अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। तो देयर आर आल्सो इंस्टीट्यूशंस हू आर एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर एफ़िलिएशन, क्योंकि ऑसम, एफ़िलिएशन कई बार आपको एफ़िलिएशन के साथ-साथ रिस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं ना कि ये ही राइट, करोगे, ये नहीं करोगे वगैरह। राइट। तो बहुत लोग वो अपना एकेडमिक फ्रीडम को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। तो अगर किसी ने पब्लिक पॉलिसी का एक कोर्स कर लिया बैचलर्स या मास्टर्स, तो उसके लिए मार्केट में जॉब रोल्स क्या अवेलेबल होते हैं? और कहाँ-कहाँ उसकी जॉब लग सकती है? कुछ मेजर एवेन्यूज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो यही है कि सरकार के साथ काम कर सकते हैं गवर्नमेंट में। ऐज बैरियर? ऐज बैरियर भी नहीं है, या तो यंग प्रोफेशनल के नाम से, या अभी इवन देखेंगे नीति आयोग में या ऑलमोस्ट सब हर डिपार्टमेंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट रिक्रूट करे, जिसको कहते हैं लैटरल एंट्री। मतलब कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका स्पेशलाइज्ड एजुकेशन तो होता नहीं है, बट हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को कुछ स्पेशलाइज्ड काम करने होते हैं, तो वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल को लेते हैं और ऑल्सो कि यहाँ पे उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें, उसको लैटरल एंट्री कहते हैं। तो ढेर सारे वो अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं। पहला तो ये हो गया। सेकंड, जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर रही है, अपने पास ऐसे पोजीशन नहीं कर रही है जिसमें प्रोफेशनल बच्चों को डायरेक्टली हायर कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे वो एजेंसीज़ के भी थ्रू काम करती हैं, या एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, जैसे डेलॉयट हो गया, ईएनवाई हो गया, केपीएमजी हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, ये सारे काम करते हैं और वो लोग पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं इन फील्ड में जाके काम करने के लिए। थर्ड सेगमेंट हो गया इंटरनेशनल एजेंसीज। सो मान लीजिए डब्ल्यूएचओ है, यूएनडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, इन लोगों को भी पॉलिसी प्रोफेशनल्स और टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं सिस्टम और स्केल को समझते हुए काम करने के लिए, वो हायर करते हैं। एंड फोर्थ सेगमेंट ये भी है जिसको हम डेवलपमेंट सेक्टर कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर या सोशल एंटरप्राइज जिन्होंने शुरू किए हैं, वो लोग भी जो भी पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पे काम करते हैं, उनको पॉलिसी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होते हैं। तो ये मेजर 4 कैटेगरीज़ में आपको बहुत अच्छे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। सर, अब क्योंकि मेरे पॉडकास्ट को ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अगर उनको इस चीज़ का भी आइडिया मिल जाए कि स्टार्टिंग लेवल पे क्या बेसिक सैलरी उनको मिल जाती है और लीडरशिप पे क्या मिल जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये जानकारी लेना। ये डिपेंड करता है कि आप बोला ना कि कितना पढ़ाई और कितने काम के एक्सपीरियंस के बाद इस सेगमेंट में आप आ रहे हैं। एंट्री लेवल पे 40-50 हज़ार महीने से आपकी सैलरी शुरू हो सकती है और आप धीरे-धीरे ग्रो करें, एक्सपीरियंस लें, मैच्योरिटी आए, अच्छा काम करने लगें, तो आपकी सैलरी 2, 3, 5 लाख रुपए महीने तक भी हो सकती है। सर, अब एक ना मैं आपसे एक हार्ट टचिंग स्टोरी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सीसीएस को बिलॉन्ग करते हैं एंड आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चों के साथ भी आप इन्वॉल्व रहते होंगे। तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि ये ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए? बिल्कुल, और ऐसे एक नहीं, ढेर सारे स्टोरीज़ हैं। इनफैक्ट मैं ये काम कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप स्कूलों में विज़िट करते हैं, जितना बच्चों से मिलते हैं और ख़ासकर लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलों में, आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे एस्पिरेशन लेवल बच्चों में और पेरेंट्स में कुछ कर गुज़रने की तमन्ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन्स कम है, रिसोर्सेज़ कम है, लेकिन इच्छा, एस्पिरेशन, एम्बिशन, कुछ कर गुज़रने की तमन्ना, कुछ कर दिखाने की तमन्ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो मुझे काइंड ऑफ इन्फेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है कि यार ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। तो वो है, उसमें से
एक अभी हाल ही का मैंने बताया कि एक हम स्टेम में बच्चों लड़कियों को स्टेम एजुकेशन प्रमोट करने के लिए करते हैं। उसमें हाल ही के दिनों में एक लड़की से मिला जो कि आईटीआई में जा रही हैं हिमाचल में। उसके घर के ऐसे हालात नहीं थे और एक तो घर के हालात नहीं थे, इकोनॉमिकली वीकर, और सोसाइटी में जो लड़कियों को जिस तरीके से उनकी ग्रूमिंग की जाती है या उनको तरजीह नहीं दी जाती है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम कैसे करोगे, और उसका सपना एक तरीके से मर रहा था। हमारा स्कॉलरशिप बाय गॉड ग्रेस सही टाइम पे कैसे भी पता चल लग गया और उसके लिए वो एक मतलब वो मरते हुए सपने को जगाने का काम किया। और जब मैं मिला तो उसका यही कहना था कि अगर ये नहीं होता तो शायद आज के डेट में मेरी शादी-वादी भी किसी गाँव में कहीं पे हमारे समाज में कर दी गई होती और शायद इसी उम्र में जो हमारे बाकी पीयर्स के साथ होता है 16-17 साल की उम्र में ही शायद मेरे बच्चे हो गए होते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे करना खराब बात है या घर का काम करना खराब बात है, लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके होते। मुझे पढ़ने का ये अवसर नहीं मिलता और वो लड़की पढ़ने के बाद अब जॉब कर रही है, तो ना सिर्फ वो अपने लिए स्वावलंबित हो पाई, अपना इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर रही, अब वो अपने फैमिली के भी नाउ शी हैज़ बिकम द गार्डियन ऑफ द तो फैमिली। मतलब अब वो अपनी फैमिली के लिए और देश के लिए एक एसेट हो गई हैं। बिल्कुल, अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे भी सोचेंगे, आप सोचिए ज़रा कि हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन अगर आपका काम मतलब प्रोडक्टिव ऐसी जगह में एंगेज नहीं है, तो आपका ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा? उसको अगर केवल घर में लॉक कर देंगे तो। वन्स अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि घर के काम को मैं तरजीह नहीं दे रहा हूँ या उसको बोल रहा हूँ कि ये सेकंड ग्रेड का काम है, हम सबको करना चाहिए, बट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और खासकर वॉलंटरी, चाहे जिसकी जो करना ही नहीं चाहता है वो उसकी अलग बात है, लेकिन जो अगर कुछ और करना चाहता है, उसको एक मौका, एक प्लेटफ़ॉर्म, एक अपॉर्च्युनिटी मिलनी तो चाहिए। सर एक ना मैंने अभी आपका सीसीएस का 3 दिन का प्रोग्राम था जो मानेसर में हुआ, वहाँ पर बेटियाँ स्कॉलरशिप के हाँ, नाम से आपका हाँ, प्रोग्राम था। हाँ। तो वहाँ 24 बेटियाँ आई हुई थी देश भर से। मैंने पर्सनली सबका इंटरव्यू शूट करा। हुँ, तो 24 में से 18 या 19 इंटरव्यूज़ ऐसे थे कि ऑलमोस्ट रोते-रोते रह गया मैं। मेरे को वहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखना था क्योंकि मैं वहाँ शूट कर रहा था, तो मैं नहीं रोया, नहीं तो निकल जाते यहाँ से। एक बेटी की स्टोरी ऐसी थी कि मम्मी-पापा नहीं है, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्ट करने के बाद छोड़ दिया। हुँ, अब वो हॉस्टल में रह रही हैं। हुँ। मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है। थैंक्स और यहीं से मेरे को मोटिवेशन भी मिला कि मुझे सीसीएस की स्टोरी मेरे ऑडियंस तक पहुँचानी चाहिए। मैं अपने ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी संस्था को फंड कर सकते हो, अगर आप कॉर्पोरेट हो, आप सीएसआर एक्टिविटी करते हो और आप सीसीएस को फंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। ये वो काम कर रहे हैं जिससे हमारा देश, हमारे देश के बच्चे दोनों ग्रो करते हैं। तो सर और क्या बेटियां स्कॉलरशिप जैसे और क्या प्रोग्राम्स आप रन करते हैं? एक प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं जिसका नाम है बोलो इंग्लिश। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको हमें पता है कि जो बच्चे हैं आजकल पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत हाई-फाई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी में अच्छी क्वालिटी मिल नहीं रहा है, तो अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में। भेजने के पीछे एस्पिरेशन क्या होता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश सीखेगा। और इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंग्लिश आपको सोशल मोबिलिटी देता है, इकोनॉमिक मोबिलिटी देता है। आप जो काम कर रहे हैं, सेम काम केवल अपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो आपको सैलरी एक लेवल तक रहेगी, लेकिन सेम चीज़ में आपको इंग्लिश का एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आपका थोड़ा मार्केट बढ़ जाता है, जॉब अपॉर्च्युनिटी बढ़ जाता है, आपकी सैलरी लेवल बढ़ जाती है, तो वो आपको इकोनॉमिक मोबिलिटी देता है। तो इंग्लिश आज के टाइम में दोनों चीज़ें देता है, सोशल मोबिलिटी, अगर आप इंग्लिश बोलने लग गए, तो आपका कास्ट किससे है, कम्युनिटी किससे है, बैकग्राउंड क्या है वगैरह उसको लोग साइड कर देते हैं कि बंदा इंग्लिश बोल सकता है। और इकोनॉमिक मोबिलिटी आती है,
आपका एक तरीके का लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो फास्टेस्ट वे एक गरीब बच्चे को अच्छा अपॉर्चुनिटी देने का है कि उसको इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलने, लिखने, समझने आना चाहिए। ठीक बात है, एकदम सिंपल। इस एम्बिशन के साथ ही पेरेंट्स बच्चों को भेज रहा है स्कूलों में, लेकिन मेजॉरिटी इंग्लिश मीडियम लो कॉस्ट स्कूल एक्चुअली इंग्लिश मीडियम है नहीं, और मैं तो कहूँगा होना चाहिए भी नहीं। क्योंकि अगर बच्चे के घर में आम बोलचाल की भाषा कोई और है और आप सीधे स्कूल में भेजो जहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज में बात करें, बच्चे को समझ ही में नहीं आएगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम कहते हैं, इंग्लिश के नाम पे मार्केटिंग करते हैं, बट ना वहाँ पे यूजुअली, मैं किसी स्कूल को डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, बट यूजुअली ना ही टीचर्स को बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, ना बताया आता है। तो हमने सोचा ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को आराम से सीख समझ लें। प्रोजेक्ट बोलो इंग्लिश का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में स्पोकन इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हम बिल्डअप कर लें, ताकि उनका इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी फास्टली हो। आज के टाइम में लगभग 15 स्कूलों में लगभग 2,500 बच्चों के साथ हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बच्चों को भी सीख भी रहे हैं, सीखने में उन्हें मजा भी आ रहा है, और पेरेंट्स का एंगेजमेंट भी इसके माध्यम से बहुत बढ़ा है। तो क्या ये ऐप बेस्ड है या हाउ यू मेक वन अंडरस्टैंड इंग्लिश इन स्कूल? व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वो ऐप पे भी है, वेबसाइट पे भी है। हमने एक इसका मॉडल जो इजाद किया है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग लैब। अब जैसे स्कूलों में कंप्यूटर सिखाना होता था, तो आपने एक सेपरेट कंप्यूटर का लैब बना दिया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसकी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई करानी होती थी, तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लैब बनते थे। मैंने कहा अगर हमें एक लैंग्वेज स्पेसिफिकली सिखाना है, तो हम क्यों न लैंग्वेज के लिए ही एक अलग लैब बना दें। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये 15 स्कूलों में एक डेडिकेटेड रूम रखा है, जिसमें टैब्स भी हैं, कंप्यूटर भी हैं और लर्निंग मटेरियल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स भी हैं। बट बेसिकली ये होता है कि हफ्ते में 2 दिन 2 पीरियड मैंडेटरी यहाँ पे होती है, जिसमें बच्चों को आके लॉगिन करके उस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। उसमें रीडिंग भी होता है, जो कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें बोलना होता है, कुछ चीज़ें समझ के उसके आंसर देने होते हैं, और ये पूरा गेमिफाइड होता है। तो बच्चों को खेलते-खेलते में वो सीख भी जाते हैं, बोलने भी लगते हैं, समझने भी लगते हैं, और क्योंकि वो टैब के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा टेक्स्ट बुक से हट के टैब पे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, तो वो उनका एंगेजमेंट भी काफ़ी बढ़ रहा है। ऑसम। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, बेटियां बोलो इंग्लिश? प्रोग्राम तो और भी है, और एक मेजर प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका नाम है जीविका, जीविका कैंपेन। जीविका कैंपेन फोकस्ड है स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर में। हम सबको ने देखा होगा आपके घर के आसपास हर रोड पे, सड़क पे कुछ ठेले वाले, थड़ी वाले लगाते हैं, खोमचे वाले लगाते हैं। अब उनको लगाने का क्या प्रोसेस है, उसको कैसे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उनका हरासमेंट ना हो, तो उनको उनकी लाइवलीहुड भी चलते रहे, प्लस पास पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी असुविधा ना हो। तो उस पूरे चीज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस पे फोकस करके हम जीविका कैंपेन करते हैं। और ये तो कुछ हो गए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक्शनेबल दिख रहा है। सीसीएस का मेजर काम है, हम ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं। ये तो कुछ प्रोजेक्ट हो गए जहाँ पे इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली हम तो लॉन्ग टर्म नॉलेज रिसोर्स के रूप में अपने आप को देखते हैं कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, उसकी डीपर डाइविंग करके हमने रिसर्च किया है, फैक्ट्स क्या है, डेटा क्या है, ट्रेंड क्या है, फ्यूचर किधर जा रहा है। तो सिमिलरली एजुकेशन में भी, लाइवलीहुड्स में भी, ओवरऑल गवर्नेंस रिलेटेड में आज के टाइम में बहुत सारे जो अभी लास्ट हमने पब्लिश किया, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के ऊपर में। एयर पोल्यूशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्या समाधान है, और वो समाधान कैसे जल्दी निकल सकता है। एक अभी हमने बहुत रिसेंटली पब्लिश किया है रिपोर्ट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे,
डीक्रिमिनलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट टाइटल से हमने किया है, जिसमें आइडिया ये है कि बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसमें प्रोसीजरल लैप्स को भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें भी आपसे लापरवाही या गलती या इग्नोरेंस हो गया तो उसके लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। तो ऐसे सारे सारे नहीं लेकिन लगभग 150 कानूनों को हमने पढ़ा और देखा कि किसमें छोटे-छोटे लैप्स के लिए भी पेनल प्रोविज़न है और फिर हमने रिकमेंड किया कि ये पेनल प्रोविज़न हम हटा सकते हैं और ख़ासकर उसमें इम्प्रिज़नमेंट का है। तो अगर कुछ हो गया तो उसको फाइन ले लो, चालान ले लो, वार्निंग दे दो या रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको जेल में डालो। अगर किसी से एक बार गलती हो गई तो उसको डायरेक्टली जेल में ना डाल दो। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे हमने अभी रिपोर्ट पब्लिश किया है। बहुत अभी बढ़िया। आने वाले दिनों में हम 2-3 बहुत नए थॉट प्रोसेस से यूनिक रिसर्च पब्लिश करने वाले हैं, जून में और अगस्त में। बहुत बढ़िया। सर ये जीविका ऐप के बारे में अगर आप थोड़ा और बता पाएँ जिससे मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में 50% स्ट्रीट वेंडर्स भी इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे, आपके हिसाब से कितने कर रहे हैं? दिल्ली में 50% स्ट्रीट वेंडर्स तो ऐप यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो अभी भूल जाइए, वो तो बहुत दूर की बात आ गई। एक नेशनल अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, जो 2014 में केंद्रीय सरकार ने बनाया था। अब इस एक्ट के बारे में यूजुअली नॉर्मली आपको भी जानकारी नहीं होगा, आम जनता को भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली हमने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि 93% से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को भी नहीं मालूम है कि उनके लिए एक एक्ट है और इसके लिए पूरा एक सिस्टम प्रोसीजर बना हुआ है कि कहीं पे अगर ठेला लगाना है, खोमचा लगाना है, वीकली मार्केट लगेगा तो कैसे लगेगा, उसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसका वेंडर का लाइसेंस बनेगा, उसमें बेसिक मिनिमम सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन को मेंटेन करना होगा, टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, उसके पूरे एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना हुआ है। और हमने यही पता हमें लगा कि किसी को मालूम ही नहीं है। अब मालूम ही नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा और डायरेक्टली ढंग से कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हमने जाके स्ट्रीट वेंडर्स को इस पे अवेयर करना शुरू किया। फिर हमें लगा कि भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम रिसोर्सेज हैं, दिल्ली में लाखों स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम कितने लोगों को लगाएंगे कि जाके उनको अवेयर करें और इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हमने क्या किया, हमने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी पे लिवरेज करें, तो हमने एक एप्लीकेशन ही बना दिया है, जीविका नाम से ही वो एप्लीकेशन है और अभी एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, ओएस पे भी एप्पल सिस्टम के लिए अभी कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। तो बेसिकली हर स्ट्रीट वेंडर उसको डाउनलोड कर सकता है। उसके 3 मेजर फ़ायदे हैं। एक, उसके पीछे है आइडिया एम्पावर स्ट्रीट वेंडर थ्रू इन्फॉर्मेशन। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के जो की पॉलिसी प्रोविज़न है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आम भाषा में वहाँ पे वो सारा नॉलेज हमने दिया है टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में। पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो सुन के समझ लीजिए। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उतने अच्छे ढंग से आप सिस्टम को फॉलो कर पाएँगे। सिंपल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा पढ़ लिया, जानकारी तो ले ली, लेकिन उसके बावजूद अथॉरिटीज़ जैसे आपने देखा होगा मालवीय नगर, सरोजिनी नगर में एमसीडी की गाड़ी आती है और स्ट्रीट वेंडर भागने लगते हैं। तो या कहीं पे भी ऐसा हरासमेंट होता है या एविक्शन या चालान होता है, तो उसमें एक एसओएस का बटन दिया है कि अगर वो प्रेस करते हैं और आस-पास के भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स और हैं जिन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया तो उनको एक मैसेज चला जाएगा। तो 10 लोग इकट्ठा होके आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कोई आया आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, आप अकेले तो उससे नहीं कुछ कर पाओगे क्योंकि उनके पास पावर है। तो 4 और साथियों को इकट्ठा करके लो और कहो कि हम पैसे नहीं देंगे या ये आप काम गलत कर रहे हो या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर आप सही हो तो। तो वो एक है कि एम्पावर थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और थर्ड है, उसके बावजूद हो सकता है कि आपका चालान कर दिया गया और हो सकता है कि आपकी जेन्युइन गलती हो या 15 अगस्त, 26 जनवरी आ रहे हैं, कोई मेजर ऐसा इवेंट हो रहा है, हमें रोड पे स्ट्रीट वेंडर्स आज नहीं चाहिए, तो उसका ड्यू प्रोसेस बना हुआ है कि इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो बिज़नेस ना लगाएँ, ताकि उनका भी लॉस ना हो। लेकिन ऐसे में कॉन्फिस्केट हो गया, चालान हो गया, तो अपनी सामान को आप छुड़ाओगे कैसे? क्योंकि 10-15 दिन लग जाता है आपको अपने ठेले छुड़ाने में, तो आप समझिए 15 दिन के लिए आपका लाइवलीहुड गया, कोई काम तो और करेंगे नहीं
और उसको छुड़ाने के लिए जितने दिन का कर रहे हो आपका पैसा बर्बाद खर्च हो रहा है, तो उसके लिए उसमें एक लीगल एड का ऑप्शन है। जो थर्ड है एम्पावर थ्रू लीगल एड, तो हम उनको प्रो बोनो लॉयर से कनेक्ट कर देते हैं जो बिना पैसा चार्ज किए, जिन बिना अपना फी चार्ज किए उनकी मदद कर देते हैं। चालान अगर हो गया, जैसे कुछ बहुत सारे इसमें अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस भी निकल के आए हैं। एक ये भीखाजी कामा प्लेस पे एक स्ट्रीट वेंडर थे, उनका 10,000 का चालान हुआ था और हमारे ऐप के थ्रू हमने फ्री लीगल कंसल्टेशन दिया, उसके बाद उनका चालान 500 रुपए हो गया। 10,000 से सीधे 500 रुपए हो गया। Awesome. तो इस तरीके का रिलीफ हम दे पा रहे हैं थ्रू ऐप। और वंस अगेन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इसको सुन रहे होंगे उन सबको मैं एनकरेज करूंगा कि जीविका ऐप एंड्रॉयड से आप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है तो हमें फीडबैक दें कि हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम सिस्टम में है या स्टूडेंट्स में? सिस्टम में है। गवर्नमेंट स्कूल फेल क्यों हो रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक पॉलिसी जो आप कल चेंज करना चाहेंगे? मैं सर स्कूलों को जा रहे फंड को मैं डायरेक्टली बच्चों और उनके पेरेंट्स को दे दूंगा। क्या इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों के लिए? काफी हद तक हाँ। हालांकि अगर कोई भी ये सोचता है कि केवल पैसे से वो क्वालिटी एजुकेशन या अपने बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य खरीद के दे सकता है, तो ये भी एक मिथ है। क्या डिग्री ओवर हाइप्ड है इंडिया में? बहुत ही ज्यादा। इस चीज को हम कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन। तो जैसे मैकेंजी नाम की एक कंपनी ने एक लगभग आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैकेंजी कंपनी ने एक सर्वे किया और उसने पाया कि 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे के पास सर्टिफिकेट है, वो कह रहा है इंजीनियरिंग है, लेकिन उसको बेसिक चीजें भी नहीं आ सकता कि बेसिक काम का भी उसको जॉब दिया जा सके। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ साल पहले यूपी में एक वैकेंसी निकली, 65 सीटें थी, जॉब था पियोन का और पोस्ट डाकिया का। क्वालिफिकेशन क्या था कि कम से कम 6ठी पास होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन था। 65 सीटें, एप्लीकेशन आया 93,000 और 93,000 एप्लीकेशन में से भी हजारों कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी किया था, लॉ किया था, एमबीए किया था, इंजीनियरिंग किया था। ये आपका क्लियर इंडिकेटर है कि हमारे पास डिग्री इन्फ्लेशन है, सर्टिफिकेट इन्फ्लेशन है। अगर मैं रियल में पीएचडी होता, रियल में इंजीनियरिंग उस बीटेक डिग्री का नॉलेज होता, तो मैं कोई और काम कर रहा होता, मैं प्यून के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहा होता। खुद ही शायद जीविका की हेल्प लेके कुछ ना कुछ कर रहे होते। बिल्कुल। ये रैपिड फायर है सर। मार्क्स वर्सेस स्किल्स। स्किल्स। रोटो लर्निंग, यस या नो? नो, 100% नो। कोचिंग कल्चर जरूरी या प्रेशर? प्रेशर। बिगेस्ट मिथ अबाउट एजुकेशन? इट्स फ्री। ऑसम। सर एक एनजीओ के ऊपर और आते हैं। सीसीएस एनजीओ है, अगर किसी को एनजीओ में अपना करियर बनाना हो, फॉर्मल ट्रेनिंग करनी हो, तो पढ़ाई कहाँ से कर सकता है? एनजीओ में करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा पढ़ाई बाद में आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका पैशन। अगर आप में पैशन है, इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, समाज के लिए, लार्जर कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये जुनून और जज्बा होना सबसे पहला मैंडेटरी कंडीशन है। अगर ये चीज है तो फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि सोसाइटी का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सोसाइटी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक की पढ़ाई कर लीजिए। सोसाइटी में सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है तो सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए। समाज में जो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल इशू बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं तो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं कि सोसाइटी कहाँ था, कहाँ जाना चाहता है, वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है, तो फिलॉसफी की पढ़ाई कर लीजिए। वो या डे टू डे में आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई कर लीजिए। इवन एमबीए भी किया है तो भी आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज योर पैशन, योर इंटरेस्ट, स्किल एंड नॉलेज आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो हम सिखा देंगे।
और सर ये जो मास्टर्स इन सोशल वर्क होता है या बैचलर्स इन सोशल वर्क होता है, ये करा हो तो क्या बेनिफिट? 100% बेनिफिट है। और जैसे मैंने बोला, मैंने MSW किया है, BSW भी होता है, तो आप कर लेंगे तो ये एडेड एडवांटेज होते हैं, क्योंकि बच्चे उस प्रोसेस से निकल जाए तो ऑलरेडी थोड़ा उनके अंदर ओरिएंटेशन आ जाता है, सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उस नेचर को, इस सेगमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। तो बिल्कुल मैं एनकरेज करूँगा कि MSW, BSW की पढ़ाई करें। तो मास्टर इन सोशल वर्क फॉर्मल ट्रेनिंग फ्री या पेड या सब्सिडाइज्ड कहाँ से हो सकती है? ऑलमोस्ट हर रिकॉग्नाइज्ड बड़े यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। दिल्ली में है, DSSW है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, मैं बनारस से पढ़ा हूँ, काशी विद्यापीठ एक्चुअली वाज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले MSW की पढ़ाई वन ऑफ द प्रीमियर फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स वो काशी विद्यापीठ में शुरू हुई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में शुरू हुई। उसके बाद और भी जगह पे होने लगी। तो ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, क्रेडिबल हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उसमें काफ़ी अफोर्डेबल है, फ़ी बहुत कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और भी कम है, स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा है। आज के टाइम में प्राइवेट इंस्टीट्यूट और इवन इग्नू से भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जॉब रोल्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं? जॉब रोल्स इनिशियली एज अ सोशल वर्कर टाइटल से भी ही कई पोस्ट आते हैं, और उसके अलावा राइट फ्रॉम वॉलंटियरिंग विथ ऑर्गेनाइजेशन टू लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन हर काम कर सकते हैं। सैलरी रेंज अगेन, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे इसको फुल सैलरी, टाइम करियर हाँ बनाना चाहते हैं हाँ तो हाँ, सैलरी रेंज आज के टाइम में अगर किसी ने एक डिसेंट से सोशल वर्क इंस्टीट्यूट से काम किया है तो वो मिनिमम 20,000 रुपए से शुरू होके स्काई इज द लिमिट। जितना ज़्यादा पैशन आप ला सकते हैं, जितना इनोवेटिव काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उतना ही ज़्यादा लेवल को, हायर लेवल को छू सकते हैं। स्कोप इन इंडिया वर्सेस स्कोप इन अब्रॉड? इंडिया में भी बहुत है, अब्रॉड में भी बहुत है। इनफैक्ट इंडिया में और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अब्रॉड में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे सोशल वर्क का एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ज़्यादातर ऐसे मेडिकल डॉक्टर प्रोफेशनल्स के लाइन पे होता है। तो जैसे डॉक्टर्स या लॉयर्स, आप LLB करते हो, MBBS करते हो, और उसके बाद आपको इधर बार काउंसिल से या डॉक्टर के ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो सिमिलरली सोशल वर्कर को वहाँ पे सर्टिफिकेट लेके प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर अमित, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आपको, आपके इनसाइट्स बहुत काम के थे। आई होप कि ये टॉपिक, ये पॉडकास्ट, ये कॉन्वर्सेशन जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है उसके भी काम आएगा, जो टीचर्स हैं उनके भी काम आएगा। एजुकेशन मिनिस्टर और मिस्टर मोदी को तो आपने पर्सनल मैसेज दे दिया है, आई होप कि ये मैसेज भी उन तक पहुँचे। और पब्लिक पॉलिसी में क्या जॉब रोल्स हैं, सोशल वर्क में क्या जॉब रोल्स हैं, क्या सैलरीज हैं, आपने उसके बारे में भी डिटेल में बताया है। सो आपके लिए तहे दिल से थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। और एक तो अपने पॉडकास्ट पे जगह देने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसी बातें करने के लिए जो आम बोलचाल में, आम डिस्कशन में कोई उसको केयर नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने के लिए भी धन्यवाद। एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन पेरेंट्स तक, उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने के और जुड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। आज की बात का सिंपल कंक्लूजन, प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं है, समझने और बदलने की है। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट हो तो इस कॉन्वर्सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि चेंज अवेयरनेस से ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। करियर की बात सौरभ के साथ। थैंक यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।